नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और इसी अध्ययन की कड़ी में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन हमको करना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का अध्ययन। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि गांधी जी के आंदोलनों में 3 सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन थे। 1920 से 1922 का सहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1900 और तीसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे इसमें हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें कुछ केंद्र दिए हुए हैं पूर्वी यूपी और बिहार के। इसमें आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर जिलों के नाम आते हैं, और बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों के नाम आते हैं। इन जिलों में क्या था दोस्तों, इन केंद्रों में जन विद्रोह स्वतः स्फूर्त हो गया था। ठीक है, अलग होता ये है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता जो थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। फिर जनता ही इस आंदोलन की बागडोर संभाल लेती है। फिर इन जगहों पे स्वतः जन विद्रोह होने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। ठीक है दोस्तों, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है वर्धा में। ठीक है, वर्धा नाम स्थान पर इसकी बैठक होती है, और इसके अध्यक्ष थे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के अध्यक्ष थे 14 जुलाई 1942 को, जो होती है वर्धा में। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इस बैठक में जो प्रस्ताव पारित होता है उसका नाम दिया जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव, या इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसको भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। इस समिति में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को होती है। इसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वार्षिक बैठक होती है। ठीक है, ये कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी, और ये वार्षिक बैठक है
इसमें ये होती है 7 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक स्थान पर, जो बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक नामक स्थान है बम्बई में, वहाँ पर होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें वर्धा प्रस्ताव, जो भारत छोड़ो या वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ था 14 जुलाई को 1942 में, उसकी पुष्टि की जाती है। और 8 अगस्त, मतलब 7 के बाद 8 अगस्त को वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है थोड़े बहुत संशोधन के बाद। मतलब इसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी के साथ ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो चुका है गांधी जी के नेतृत्व में। 8 अगस्त को ये घोषणा कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। समर्थन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसका आलेख तैयार किया था गांधी जी ने, नेहरू और मौलाना आज़ाद की मदद से। ठीक है, नेहरू और मौलाना आज़ाद के सहयोग से गांधी जी ने आलेख दिया था। ठीक है दोस्तों, तो फलस्वरूप क्या होता है कि 8 अगस्त को घोषणा होती है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू करने की, और 9 अगस्त को पूरे भारत में ये आंदोलन शुरू हो जाता है। 9 अगस्त 1942 से पूरे भारत में ये आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन जब आता है तो क्रिप्स मिशन ने अपने क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है, तो उसने जो अपने प्रस्ताव में ये कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स बना दिया जाएगा भारत को। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता देने की मांग को स्वीकार नहीं किया, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने को तैयार हो गया। डोमिनियन स्टेट्स मतलब भारत का विभाजन करने की तैयारी कर दी। तो यही सब कारण थे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, और सबसे बड़ा एक कारण द्वितीय विश्व युद्ध का भी था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं के परामर्श के बिना भारत की सेना को, भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया गया बिना नेताओं की अनुमति के। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति। आरंभ तिथि इसकी है 9 अगस्त 1942 और ऑपरेशन जीरो आवर शुरू होता है। मतलब इसी तिथि से 1942 से 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन शुरू होता है। और आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी को और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहाँ रखा जाता है? गांधी जी को, देखिए, गांधी जी को रखा जाता है आगा खां पैलेस, जो पुणे में यरवदा नामक स्थान पर आगा खां पैलेस है। वहाँ गांधी जी को और सरोजनी नायडू को रखा जाता है। गांधी जी और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस पूना में रखा जाता है कैद करके। और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, जेबी कृपलानी, इनको रखा जाता है अहमदनगर किले में। इन सभी को नज़रबंद कर दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनको बांकीपुर जेल जो पटना में है वहाँ रखा जाता है।
शिव कुमार रामा और रामानंद मिश्रा को हजारीबाग जेल में रखा जाता है। और यहीं पर कौन थे बताया था वीडियो में, यहीं पर जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण भी थे, जो इन लोगों के साथ और 5 साथियों के साथ मतलब अपने ये हजारीबाग सेंट्रल जेल तोड़कर मतलब दीवार फांद कर निकल गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। समूचे देश की भागीदारी इस आंदोलन में रहती है और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है इस आंदोलन द्वारा? सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास। ठीक है, चेन्नई को उस समय मद्रास बोलते थे। देखिए, स्वतः स्फूर्त आंदोलन मतलब अपने आप आंदोलन जो उठता है वो शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण उठता है। जब शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो जनता क्या करती है? स्वतः आक्रोशित हो जाती है, आंदोलन करने लगती है। ठीक है, आम जनता आंदोलन में कूद पड़ती है और उसका आंदोलन की अगुवाई करती है। देखिए, ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। पहले चरण में जो पहला चरण था आंदोलन का वो शहरों तक सीमित था और दूसरा चरण गांव में फैला। दूसरे चरण के दौरान ये आंदोलन गांव में फैल गया, ग्रामीण क्षेत्रों में। और तीसरे चरण में क्या होता है दोस्तों? तीसरे चरण में इस आंदोलन में भूमिगत गतिविधियां होने लगती हैं। मतलब जो लोग थे वो अंडरग्राउंड जाकर इस आंदोलन में भाग लेने लगते हैं, आंदोलन को नेतृत्व करने लगते हैं। रेडियो आदि जनसंचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता फैलाने लगते हैं और लोगों को आक्रोशित करने लगते हैं। ठीक है, ये भूमिगत गतिविधियों में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। और अभी हम देखेंगे ये देखिए कांग्रेस रेडियो, इसमें गुप्त रूप से राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो नियमित रूप से प्रसारण कर रहे थे। ठीक है, गुप्त रूप से इसका रेडियो में प्रसारण कर रहे थे, आंदोलन को संचालित कर रहे थे। इसी में एक लेडीज, उनका नाम आता है उषा मेहता। उषा मेहता भूमिगत होकर इस कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रही थी। संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी ये। ठीक है दोस्तों, उषा मेहता मुंबई से कर रही थी और नासिक में एक इसी रेडियो का एक और प्रसारण हो रहा था। मतलब उसमें बाबू भाई एक थे, वो इसका प्रसारण कर रहे थे, जनता को आक्रोशित कर रहे थे, संचारित कर रहे थे रेडियो के माध्यम से भूमिगत होकर। ठीक है दोस्तों, तो ये भूमिगत गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं जिससे जनता में और आक्रोश की भावना बढ़ने लगती है। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखेंगे। एक अमेरिकी पत्रकार थे दोस्तों, इनका नाम था लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे। ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं। महात्मा गांधी के ऊपर इन्होंने जीवनी लिखी है और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग करी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, महात्मा गांधी जी के साथ ये थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग भी करी। इस समय जीवनी लिखी महात्मा गांधी पे। लुई फिशर नाम याद रखिएगा दोस्तों, लुई फिशर एग्जाम में आ सकता है। आगे देखेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मुख्य तथ्य, प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है दोस्तों, करो या
मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को ये क्रांति शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त का दिन इसलिए चुना था क्योंकि 9 अगस्त को ठीक 15 साल पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर जो घटना हुई थी उसकी याद में ये दिन चुना गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। किसने कहा था? वायसराय लिनलिथगो ने। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। इसके बाद देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। ये मैंने बताया था, हजारीबाग के सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर। ठीक है, आगे देखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका, आरएसएस ने इसका समर्थन नहीं किया। उसने मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, हिंदू महासभा ने नहीं किया था। ठीक है, और जो व्यापारी थे उन लोगों ने भी नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। और जो समाजवादी जो सोवियत संघ से जुड़े हुए समाजवादी दल के लोग थे उन्होंने भी नहीं किया था। देखते हैं दोस्तों, देखिए लेकिन ये जो लोग थे इन्होंने किया था। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, भारत छोड़ो का नारा भी, भारत छोड़ो का जो कथन है ये भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जैसे साइमन गो बैक उन्होंने दिया था, वैसे ही भारत छोड़ो भी उन्होंने दिया था। वो भी एक समाजवादी यूथ ट्रेडियन के लीडर थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन, जो बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी संबोधित करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को, उसमें उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने कहा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे हैं। ये किसने कहा था? पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, आगे बीमारी, जब इनको गिरफ्तार किया जाता है ये 21 दिन के उपवास पर चले जाते हैं महात्मा गांधी, और फिर ये बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी के आधार पर इनको 6 मई 1944 को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। और दोस्तों, इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि कुछ जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हो जाती है। मतलब लोग समानांतर सरकार बना लेते हैं, एक प्रति सरकार बना लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ समानांतर सरकार होती है ये बता देते हैं। तलचर में, जो उड़ीसा में स्थित है, तलचर एक जगह है, वहाँ पे कुछ समय तक समानांतर सरकार बनी रहती है। इसके बाद बलिया में चित्तू पांडे ने इसका नेतृत्व किया था अगस्त 1942 में बलिया जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये याद रखिएगा नाम, चित्तू पांडे अगस्त 1942 में समानांतर सरकार बना देते हैं बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे देखते हैं, सतारा अवस्थित महाराष्ट्र में जो सतारा जिला है, इसमें 1943 के मध्य से 1945 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये समानांतर सरकार थी। इसको प्रति सरकार भी कहा, नामकरण किया गया प्रति सरकार। इसके प्रमुख नेता थे वाई बी चौहान,
और नाना पाटिल, YB चौहान और नाना पाटिल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कौन थी? सतारा की, 1943 से 1945 तक। ठीक है, आगे तामलुक। तामलुक जो मिदनापुर बंगाल में है, बंगाल के मिदनापुर ज़िले में है तामलुक नामक जगह। वहाँ पर दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक समानांतर सरकार रही। और इसमें क्या था? इसमें जातीय सरकार थी। ये तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए। ठीक है, तो ये समानांतर सरकार के बारे में। और JP नारायण भी रामानंद मिश्र के साथ समानांतर सरकार बनाते हैं नेपाल सीमा के ऐसे लगे एक ज़िले में, वहाँ पर वो भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्र ने नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र में समानांतर सरकार बनाई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो एक वर्ष के बाद, 1 वर्ष तक चला। लगभग 1 वर्ष बाद इसको हिंसात्मक रूप से कुचल दिया गया। अंग्रेज़ों ने लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, गांव जला दिए। ठीक है, तो इसको हिंसा के बल पर अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया। ठीक है, तो आगे के वीडियो में दोस्तों हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।